मैं हिंदी की एक साधारण सी विद्यार्थी हूँ और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधार्थी हूँ। हिंदी आलोचना की कुछ बहुत सी समस्याएं हैं, उनमें से दो मुख्य समस्याएं ये हैं कि जब स्त्री लिखेगी तो वो स्त्री के बारे में लिखेगी। दूसरी समस्या ये है कि स्त्री लिखेगी तो वो कथात्मक साहित्य लिखेगी, उपन्यास लिखेगी, कहानी लिखेगी, वो आलोचना से थोड़ा दूर भागेगी। कृष्णा सोबती जी ने इन दोनों चीजों को तोड़ा। तो सबसे पहले तो यही है कि हम उन्हें इस रूप में देखें कि वो, जैसे कहा गया, संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं, लेकिन उन संस्मरणात्मक पुस्तकों में इतने सारे आलोचनात्मक बिंदु हैं कि उन्हें हम देखें तो सच में एक आलोचनात्मक पुस्तक तैयार हो सकती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो इस तरीके का व्यक्तित्व है जिसमें आलोचनात्मक ही दिखाई देती है। तो संस्मरण में भी मैंने पढ़ते हुए पाया कि आलोचना की कितनी सारी चीजें हैं इसमें जिन्हें निकाला जाना चाहिए। रचना का गर्भगृह नामक जो पुस्तक है उसमें तो सारे आलोचनात्मक निबंध है जिसमें वो कहती है कि आलोचना क्या, रचना प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। और जब कृष्णा सोबती एकमात्र पुस्तक पूरी मुक्तिबोध पे केंद्रित करती हैं तो ये बहुत साधारण बात नहीं है कि उन्होंने लिखने के लिए मुक्तिबोध को चुना। मुक्तिबोध व्यक्तित्व सही की तलाश में, तो मुक्तिबोध का स्वयं का व्यक्तित्व कृष्णा सोबती से बहुत मायनों में जुड़ता है। इस मायनों में जुड़ता है कि जैसे उनका जीवन रचना और कविता अलग नहीं है, वैसे कृष्णा जी का जीवन आलोचना रचना बहुत अलग नहीं है। उन्होंने जो लिखा वो अपने जीवन में उतारा और जो उनके जीवन में था वो लिखा। तो इस तरीके से हमें उन्हें देखने की जरूरत है। तो पहला तो रश्मि मैम की बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ, और चूंकि ये विषय मुझे मिला है कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना, तो थोड़ा सा मेरे पास स्पेस है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया दे सकूं। तो पढ़ते हुए मैंने पाया कृष्णा सोबती से कहा गया कि आपके लेखन में बोल्डनेस है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लेखन में बोल्डनेस नहीं है, बस मुझ में चुप रहने की आदत नहीं है। तो जहां मुझे बोलने की जरूरत होगी वहां मैं बोलूंगी, वहां चुप नहीं रहूंगी। जो लेखक नागरिक वाली बात है जो मैम ने कही, वो लेखक नागरिक होना यही है कि जहां चुप नहीं रहना है वहां बोले हम। तो जो अमृता प्रीतम वाला विवाद है उसमें कहा कि 3 घर बेच दिए गए, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात की सच में प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाऊंगी कि वो केवल नाम का मसला नहीं था। उन्होंने कहा है वो लेखक के मूल्यों का मसला है। मैं कैसे चुप रहती? वो केवल मेरी ही रचना का मसला नहीं है, उससे इतने सारे मसले हल होते हैं कि अगर मैं चुप रह जाती तो शायद बहुत कुछ जब जाता। वो कैसे उठता? ये तो उस लेखक का साहस है कि उसने इतना भार उठाते हुए, इतनी क्या कहूँ मैं, पर्सनल जिम्मेदारी को निभाते हुए और परेशानियां झेलते हुए उसको एक लेखकीय मसला बनाया। तो वो कहती है अगर मेरा मसला होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन ये केवल मेरा मसला नहीं था। अगर लेखक एक लेखक की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। आजकल हिंदी आलोचना में ये भी चलता है कि भाई हम किसी कुंठा, तो मैं क्या ही कहूँ, कुंठा मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कभी कभी हम अपने विरोधाभासों से या नहीं वैचारिक सम्मति है तो उससे आलोचना के फेरे में आते हैं। तो ये उनमें नहीं था। तो ये लेखक नागरिक होना है जो कृष्णा सोबती असल में थी। और मैंने तो जब मुझे विषय मिला कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना, तो मैंने दोनों तरीके से उस पर विचार करना जरूरी समझा, क्योंकि ये बिल्कुल गैर जरूरी मसला नहीं है कि ये कितना बड़ा रचनाकार लिख रहा है और उस पर आसपास के रचनाकार कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो ये एक जरूरी चीज है। और दूसरा, जिसने इतने सारे आलोचनात्मक सूत्र दिए हैं अपनी रचनाओं में, तो हम उसको भी देखने का प्रयास करें कि उसने असल में क्या कहा है। तो कुछ बातें हो चुकी है, जो बची है वो मैं कह देती हूँ। तो दोनों तरीके से कृष्णा सोबती का जो आलोचकीय व्यक्तित्व है, एक तो उन्होंने जो आलोचना में क्या कहा और दूसरा उन पे क्या आलोचना हुई। तो जैनेन्द्र जी जो सेक्स का उन्होंने बात की कि सेक्स का आख्यान है, तो सही कहा है मृदुला गर्ग जी ने कि वो सेक्स का नहीं, दरअसल भाषा का वितान है, जिसमें पिछले सत्र में बात हुई। तो अगर भाषा, किसी भी रचनाकार जो विषय उठा रहा है, वो भाषा अगर उस तरीके की नहीं है तो वो फिर नहीं बचता है। लेकिन कृष्णा सोबती बचा ले गई है उसको। और मुझे थोड़ी सी इस बात से असहमति है कि अगर उसको छोड़ दिया है रचनाकार ने, मित्रों को
अगर उस स्थिति में छोड़ दिया है तो हम उसको क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? वो लेखक की स्वतंत्रता है। और वैसे भी उन्होंने कहा मैं बंद कर लिखना स्वीकार नहीं करती, अगर आप स्त्रीवादी खांचों में बांधेंगे तो सच में मैं बाहर हो जाऊंगी उससे। तो हर तरीके के बंधन से उन्होंने अपने आप को बाहर किया, चाहे वो भाषा का बंधन हो। एक कृति में जैसी भाषा एक दूसरी में नहीं है वैसी, वो खुद अपनी भाषा के ग्राफ को तोड़ती हैं। तो जो ग्राफ है उससे बाहर की रचनाकार है कृष्णा सोबती। ये भी नहीं है कि उन्हें आलोचकों की जरूरत नहीं थी, हालांकि उन्होंने कहा भी है, ये मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रही हूँ, जो भी कहा है उन्होंने ही कहा है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी आलोचना जो है वो किसी भी कृति के प्रति कई महीनों कई सालों तक उदासीन रहती है। तो कई चीजें जल्दी नजर में आती हैं, अगर न चाहे तो नजर में आने ही नहीं दी जाती हैं। तो उन्होंने कहा मेरी कुछ रचनाएं हैं जिनको नजर में नहीं लाया गया या जिन्हें नजर में नहीं लाने दिया गया। ये बिल्कुल हेडलाइन है कि जिन्हें नजर में नहीं लाने दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने समय के आलोचकों से एकदम संतुष्ट थी, उन्हें ये नाराजगी थी कि मुझ पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो एक तो स्त्री होना था ही, और दूसरा आप हिंदी आलोचना का परिसर तो बहुत पहले से जान ही रहे हैं। लेकिन फिर भी कहती है कि स्वयं लेखक के रूप में इन सब चीजों ने उन्हें बहुत प्रभावित नहीं किया। कई इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह स्वीकार भी किया, एक हद से ज्यादा चीजें उन्हें प्रभावित नहीं करती। अपने बारे में भी कहती हैं, मेरी निज की दुनिया कभी इतनी छोटी नहीं थी कि प्रतिक्रियाओं और शिकायतों से भरी थैली अपने साथ रखूं। साहित्य की दुनिया छोटी नहीं है, अनेक दोस्त, समकालीन सहयोगी, संपादक, आलोचक और अनाम पाठक परिवार के सदस्यों जैसे हैं। भले ही आलोचकों ने एक समय तक उन पे स्टैंड नहीं लिया, लेकिन पाठकों ने लिया, और वही पाठकपन है जो अभी कृष्णा सोबती को जिंदा बनाए हुए है। अब तो इतनी चर्चित है कि हर कोई लिखना चाहता है, लेकिन एक समय तक वो इससे नाराज थी कि नहीं लिखा गया। मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा, इन सब पे बहुत बात हुई है, होती रही है। अज्ञे ने तो ये तक कहा कि जिंदगी नामा जब हिंदी में आएगा तो मैं उस पर बात करूंगा। महिला आंचल के बारे में मैंने ये टिप्पणी कभी नहीं पढ़ी। अब एक इतना बड़ा रचनाकार जो भाषा का इतना मर्मज्ञ समझा जाता है, वो कह रहा है कि जब हिंदी में आएगा तब मैं बात करूंगा। तो उसका वो प्रतिकार करती है कि देखिए, मैं जो उसमें हमें दिखाना है वो मैं भाषा से अलग नहीं दिखा सकती। उसकी अगर मैं पंजाब की भाषा को छोड़ती तो मैं पंजाब के संवेदन को कैसे लाती? भाषा बिल्कुल ऐसी चीज है जो अपने संवेदन से अलग नहीं हो सकती है। तो इसका उन्होंने वैसे प्रतिकार किया। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उनके बारे में होती रही है। तो संस्मरणकार के रूप में तो हम उन्हें जानते ही हैं। तो कांति कुमार जैन जो हैं, उन्होंने लिखा है कि कृष्णा सोबती सिद्ध संस्मरणकार हैं। वे किसी भी विगत घटना, मिल चुके व्यक्ति या देखे हुए दृश्य को संस्मरणात्मक बना सकती हैं। वे 3D संस्मरणकार हैं। अगर हम उनके आलोचकीय व्यक्तित्व को देखें, मतलब जो उन्होंने लिखा उसको, तो वो एक टिप्पणी करते हुए कहती है कि रचना जब लिखी जाती है तो आप बाट जो होते हैं, आहट सुनते हैं उस पाहुने की जो अपने घर से चल चुका है। इंतजार एक लंबा बिंदु है, ऐसे इंतजार, प्रतीक्षा करनी होगी। रचना कभी चुपचाप ही कुर्सी के पीछे आ खड़ी होती है और कभी दर्शकों मुंह नहीं दिखाती। अभी एक बिल्कुल रचनाकार की ईमानदारी का मसला है कि वो तब तक नहीं लिखेगा जब तक कि सच में ना लिखने लायक हो जाए। किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने नहीं लिखा, जो लिखा तो अच्छे से लिखा, नहीं तो नहीं लिखा। दशकों की अवधि का आप अंदाजा लगाइए। तो उस तरीके का उन्होंने कहा भी है कि मैं तब तक नहीं लिखती जब तक कि लिखने के अलावा और दूसरा रास्ता ना बचे। मैं नहीं लिखना पसंद करती हूँ कि जल्दबाजी में कुछ भी लिख दिया जाए और वो किताबें गिनाने के लिए हो जाए। तो उस तरीके से एक ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है। इतनी ही स्पष्ट और तल्ख टिप्पणी उनके लिए जिन्हें केवल किताबों की संख्या की बढ़त में दिलचस्पी है। ये तो बहुत हो ही रहा है आलोचना में। एक आलोचक की हैसियत से भी कहती है, सस्ता या महंगा कबाड़ उठाते ही चले जाना, एक शब्द की जगह 10 इस्तेमाल करना, एक इमेज की जगह विपरीत रंगों की भीड़ लगाकर पाठकों को भुलावे छलावे में डाल देना, न सिर्फ कम अच्छा लेखन है, वह लेखन है ही नहीं। बहुत खींचिए तो लेखन की जुगाड़ भर है।
अब ये सच में हम लोगों को सीखना चाहिए कि जब तक अच्छे से ना आत्मसात हो जाए कोई चीज तब तक बाहर ना निकालें। ऐसा ना लगे कि बेमतलब निकाल दिए हैं और केवल संख्या बढ़ रही है। तो उस तरीके की भाषा के एक तेवर के दोहराव पर भी उन्हें ऐतराज है। भाषा पर नवीन नवीन प्रयोग उनकी लेखकीय क्षमता को प्रदर्शित करता है। भाषा के बारे में भी लिखती हैं, एक से मुखड़े और तेवर वाली भाषा में सोचना और लिखना मुझे उबाऊ लगता है। लेखक होने के नाते रचनात्मक केंद्र में होने के बावजूद उसे ही अपना अतिक्रमण भी करना होता है। मतलब लेखक को अपने को परे सरकाकर पात्रों के अनुरूप भाषा और मुहावरे को ढालना मात्र प्रयोग नहीं, लेखक की सामर्थ्य का एहसास भी देता है। तो ये सामर्थ्य का जो मसला है वो, और उन्होंने सच में अपने पूरे जीवन में मूल्यों से समझौता नहीं किया, जिसकी एक मिसाल है कि उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में लिखा। निर्मला जैन उनके बारे में लिखती हैं, क्षमताओं जब भी उनकी किसी नई रचना की घोषणा होती है तो पाठकों को उसका इंतजार रहता है। उन्होंने कभी तोल के भाव नहीं लिखा। शायद इसकी वजह यह रही कि उन्हें क्षमताओं और सीमाओं की जुगलबंदी में हर कृति एक नया इम्तिहान, एक नया जोखिम मालूम होती थी। कहना ना होगा, जोखिम उठाने के लिए जितना साहस चाहिए उतना ही धीरज भी। कृष्णा जी में इन दोनों की कमी कभी नहीं रही। तो मैं सीमित समय में अपनी बात इस चीज से समाप्त करती हूँ, बल्कि गुजारिश करती हूँ कि कृष्णा सोबती को केवल हम कथाकार या उपन्यासकार के रूप में ना देखें। जब मुझे ये विषय मिला तो पहले लगा कि क्या लिखूंगी, लेकिन जब मैंने किताबों को इकट्ठा किया तो सच में लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा आलोचनात्मक व्यक्तित्व है, जिससे हिंदी आलोचना को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने खुद भी सीखा। प्रेम में तो क्या कहूँ, मैं कृष्णा सोबती के मोह में हूँ। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।